हेलो फ्रेंड्स। कल जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति पुतिन के घर में हमला हुआ है और ये हमला महज एक हमला नहीं है, बल्कि इससे बहुत सारी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं या बहुत सारी स्थितियों में परिवर्तन आ सकता है। विश्व व्यवस्था में अनेक कूटनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो आपने देखा कि आ, कल मतलब सोमवार को बहुत सारे हमले, जैसा कि रूस के विदेश मंत्री श्री सरगेई लावरोव ने ये स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने रात को लगभग 91 लंबी दूरी के यूएवीज से हमला किया है और उसने रूस के राष्ट्रपति नोवगोराद में उनके हमले, राष्ट्रपति पुतिन के नोवगोराद में स्थित आवास पर हमले किए हैं। हालांकि लावरोव ने ये बताया कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को इंटरसेप्ट कर दिया है। मतलब जो भी अटैक हुए हैं उन सबको इंटरसेप्ट कर दिया गया है। लेकिन इंटरसेप्ट कर देने मात्र से इस घर में हुए हमले को महज एक स्थिति नहीं समझा जा सकता है कि चलो अब बात खत्म हो गई। अब बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर जो हुआ ये हमला है, उससे रूस यूक्रेन संघर्ष में ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि जो लंबे समय से शांति के प्रयास चल रहे थे इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, अब वे शांति के प्रयास नए कूटनीतिक समीकरणों में तब्दील हो सकते हैं। और आप देखिए कि रूस यूक्रेन का युद्ध एक लंबा समय बीत गया और इस युद्ध के दौरान लगभग 4 वर्ष इस युद्ध को चलते हुए हो गया है। इस युद्ध ने संपूर्ण वैश्विक शांति को बाधित किया है, यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा को भी बाधित किया है और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक बड़ी गंभीर चुनौती बनी हुई है। ऐसे समय में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर इस हमले ने कई संवेदनशीलताओं को जन्म दिया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो घटना है वो केवल एक सैन्य घटना नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की कूटनीतिक और कुछ हद तक ये नए प्रतीकों को जन्म दे रही है, जिससे शांति प्रयासों पर प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में हमें ये विचार करना चाहिए कि इस हमले से कौन कौन से संभावित प्रभाव आ सकते हैं। तो मैंने अपनी समझ से ये देखा कि ऐसी स्थिति से जो ये हमला हुआ है उससे 3 प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रभाव तो यहां पर यह देखने को मिल सकता है कि इसका इमीडिएट इंपैक्ट पड़े पीस एफर्ट्स पर, मतलब जो शांति के प्रयास चल रहे हैं उन पर तात्कालिक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा हमें देख सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें फर्दर एक्सेलेरेशन बढ़ सकता है, मतलब संघर्ष के और ज्यादा बढ़ने की आशंकाएं हो सकती हैं। और तीसरा जो प्रभाव देखा जा सकता है वो ये भी हो सकता है कि संघर्ष से जो इंटेंसिबल एफर्ट्स हैं शांति के लिए वो और ज्यादा तेज हो सकते हैं। मतलब इंटेंसिफाइड एफर्ट्स फॉर पीस ये इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मतलब इन तीनों दृष्टिकोणों से हम सोच सकते हैं, क्योंकि तात्कालिक तौर पर तो कोई निर्णय ले पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इन तीनों पर विचार हमें करना चाहिए कि आखिर इस हमले से क्या हो सकता है। तो आइए हम लोग एक एक करके इन पर विचार करें। सबसे पहला हम विचार करते हैं कि इससे इमीडिएट इंपैक्ट
क्या पड़ सकता है जो शांति के प्रयास चल रहे हैं उन पर। तो शांति के प्रयासों पर तात्कालिक प्रभाव। अब यहां पर एक बात आती है कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के घर में, उसके आवास में अगर हमला किया जाता है तो इसका सीधा सीधा आशय होता है कि ये पर्सनलाइजेशन ऑफ वॉर है। ये एक नेशन की स्थिति में ना रह करके इसका पर्सनलाइजेशन किया जा रहा है, अर्थात इस संघर्ष का निजीकरण किया जाता है। और जब भी दुनिया में ऐसा हुआ है कि किसी भी संघर्ष को पर्सनलाइज किया गया है तो उससे अविश्वास और ज्यादा बढ़ा है। दूसरी बात, रूस ने इस समय जो ये तात्कालिक हमला हुआ है और आज जो रूस ने अपनी विज्ञप्तियां और अपने वक्तव्य जारी किए हैं, उसमें रूस ने इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहा है। अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की स्थिति आती है तो यहां पर शांति वार्ता के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, अर्थात शांति वार्ता में विश्वसनीयता का प्रश्न आ जाता है। जैसा कि भारत लंबे समय से पाकिस्तान के समक्ष ये देख रहा है कि पाकिस्तान ने जब भारत के साथ वार्ताओं को ना करके और आतंकवाद का सहारा लेकर के काम करना शुरू किया 1980 के दशक के पश्चात, तो अनेकों वार्ताओं के प्रयास तो किए गए, लेकिन क्या शांति स्थापित हो पाई? क्योंकि ऐसी स्थिति में विश्वसनीयता का संकट आ जाता है। जब भी किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश पर अटैक होता है और उसे जो अटैक सहने वाला देश है उसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहता है, तो इसका डायमेंशन एक प्रत्यक्ष वॉर की जगह छद्म युद्धों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब ये जो दो स्थितियां नजर आ रही हैं वो स्पष्ट कर रही हैं कि हो सकता है कि जो वार्ताएं चल रही हैं शांति के लिए उनका तात्कालिक प्रभाव रहे और कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाए और फिर से वार्ताओं को आयोजित किया जाए। अब यहां हम लोग चर्चा ये कर लेते हैं कि अगर ये दो सिचुएशन हैं तो ऐसी स्थिति का रिजल्ट क्या निकल करके आएगा। इसके तीन रिजल्ट निकल करके आ सकते हैं। पहला रिजल्ट तो यहां पर यह निकल के आ सकता है कि यह एक प्रकार से शांति वार्ताओं में अस्थायी ठहराव है, कुछ दिनों बाद वो वार्ताएं फिर से शुरू हो सकती हैं। लेकिन दूसरा रिजल्ट इसका यह आ सकता है कि इससे उकसावे वाली बयानबाजी बढ़ सकती है। मतलब एक प्रकार से इन्फ्लेमेटरी रेटोरिक की समस्या यहां पर आ सकती है। और अगर यह स्थिति आई, सेकेंड सिचुएशन आई, तो शांति वार्ताएं कुछ और समय के लिए टल सकती हैं। और तीसरा स्थिति यह हो सकती है कि सैन्य प्रतिरोध को वैध ठहराने का प्रयास किया जा सकता है रसिया के द्वारा। और अगर यह स्थिति रसिया करता है तो वार्ताएं और ज्यादा डिले हो सकती हैं। मतलब तीनों परिणाम आप एक क्रम से देखिए। अगर इसको यूं ही ले लिया जाता है तो कुछ ही दिनों के लिए शांति वार्ताओं में ठहराव आएगा और वार्ताएं आयोजित हो जाएंगी। लेकिन अगर एक दूसरे के द्वारा बयानबाजी बढ़ने लगती है, एक इन्फ्लेमेबल रेटोरिक की स्थिति आ जाती है, तो ये वार्ताएं कुछ और दिनों के लिए लंबित हो सकती हैं। और अगर इसे सैन्य प्रतिरोध का लीगलाइजेशन समझ लिया जाता है रसिया के द्वारा, तो ये और ज्यादा डिले हो सकती है। लेकिन शांति वार्ताएं होंगी यदि परिणाम हम देख रहे हैं तात्कालिक तौर पर। लेकिन दूसरी स्थिति आती है कि अगर संघर्ष के बढ़ने की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब दूसरा जो सिचुएशन है वो ये है कि इस हमले से संघर्ष और ज्यादा बढ़ सकता है। अब और ज्यादा बढ़ सकता है उसको लेकर के दो दृष्टिकोण पर चर्चा होनी चाहिए। पहला दृष्टिकोण तो यह है कि अगर राष्ट्रपति पुतिन इस घटना का प्रयोग करते हैं और इस घटना को ऊर्जा देते हैं तो इसका दो तरीके से वो प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह हो सकता है कि
राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य कार्यवाही को बढ़ाने का एक एक तरीके से एक्सक्यूज ढूंढ लिया है। और आज की परिस्थिति में मतलब जो ये हमला हुआ है, राष्ट्रपति पुतिन इसको एक बहाना बना करके, एक एक्सक्यूज ढूंढ करके और शांति वार्ताओं को लंबित कर सकते हैं या उनको डिले करवा सकते हैं, उनसे अपने आप को पीछे कर सकते हैं। ये संभावनाएं हैं और इसकी संभावनाएं कम नहीं है। उसका कारण मैंने ये समझा कि जो वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में रूस ऐसा कर सकता है, क्योंकि इस समय रूस की जो सिचुएशन है रूस यूक्रेन युद्ध में, वो एक विन विन सिचुएशन है। उसका कारण यह है क्योंकि अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति में है और रूस ऊर्जा के संकट का सामना कर रहा है। तो ना तो अमेरिका इसको बहुत ज्यादा बढ़ने देना चाहेगा और ना पश्चिमी यूरोप इस सिचुएशन को बढ़ने देना चाहेगा, और इस स्थिति का रूस लाभ लेना चाहेगा, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आई है। तो यहां पर दो बातें आप ध्यान रखिए कि रूस विन विन सिचुएशन में है। ऐसी स्थिति में वो यूक्रेन के ऊपर, पश्चिमी यूरोप के ऊपर और ज्यादा दबाव बढ़ा सकता है। दूसरा, रूस यहां पर अपने घर के अंदर जन समर्थन एकत्रित करने के लिए भी इस घटना का प्रयोग कर सकता है। मतलब अगर जहां कुछ मात्रा में राष्ट्रपति पुतिन के विरुद्ध है पब्लिक ओपिनियन हुआ होगा, हम ये आशंका प्रकट कर सकते हैं कि इतने लंबे समय तक जब किसी भी देश में युद्ध चलता है तो वहां के शासन के विरुद्ध पब्लिक ओपिनियन आ जाता है। इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं, बड़ी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पुतिन अपने घरेलू जन समर्थन को एकत्रित करने में इस घटना का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति पुतिन अगर इन दो सिचुएशंस पर काम करते हैं तो यह संघर्ष और ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी बात, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखी जाए तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो पोलराइजेशन बढ़ सकता है। पोलराइजेशन का मतलब पश्चिम अर्थात अमेरिका और पश्चिमी यूरोप एक तरफ और दूसरी तरफ रशिया चाइना ब्लॉक आ सकता है। और अगर यह सिचुएशन बनती है तो थोड़ा और ज्यादा भयावह स्थिति बन सकती है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरोप ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के दबाव का सामना कर सकता है। और अगर ये दोनों सिचुएशंस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होती हैं तो ये एक प्रकार का वर्स्ट सिनेरियो माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में युद्ध के विस्तार की संभावनाएं बहुत ज्यादा तेज हो सकती हैं और भविष्य में बड़े युद्ध की आशंकाओं से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। उनको देखा जा सकता है कि वो बढ़ जाए। तो एक सिचुएशन ये होती है, अगर राष्ट्रपति पुतिन इस प्रकार से विचार करते हैं और ग्लोबल स्थितियां या इंटरनेशनल सिनेरियो इस तरीके से बढ़ता है तो संघर्ष और ज्यादा बढ़ सकता है। अब एक तीसरे सिनेरियो पर भी हमें बात करनी चाहिए। वो सिनेरियो है जो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। ये भी संभव है, और ये संभव है कि शांति के प्रयास अब और ज्यादा तेज हो जाए, तीव्र हो सकते हैं। मतलब एक तरीके से जो पीस एफर्ट है वो और ज्यादा इंटेंसिफाइड हो सकते हैं, और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसा कैसे संभव है। ऐसी संभावना के तीन महत्वपूर्ण कारण हैं, दो कारण हैं और एक प्रमाण है। पहला कारण तो यहां पर यह है कि इस युद्ध के कारण से आर्थिक और मानवीय लागत दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और न केवल रूस यूक्रेन के ऊपर बल्कि पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इन सभी के ऊपर दबाव है। मानवीय लागत के तौर पर खाद्यान्न संकट का एक दबाव बहुत तेजी से बढ़ा है। इस पर विश्व के नेता विचार कर सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब किसी भी तरीके से हमें एक पीस प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा। दूसरा बात है कि बहुत सारे देश
यहां पर लगातार संवाद और कूटनीति पर बल देते रहे हैं। उनमें विशेषकर अगर देखा जाए तो भारत, तुर्की और यूनाइटेड नेशंस इस पर काम करता रहा है। अगर भारतीय कूटनीति पर चर्चा करें तो भारत के लिए इस युद्ध में मध्यस्थता एक प्रकार से अनिवार्य बनती चली जा रही है। इस युद्ध को लेकर के भारत की कूटनीति बहुत ही एक्टिव रही है और आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा की और रूस के से लौटने के तुरंत बाद वो यूक्रेन भी गए, जो इस बात को इंगित करता है कि भारत इस युद्ध को लेकर के बहुत सक्रिय है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने कई बार अनेक मंचों में यह कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो इसका यह सीधा इस अर्थ निकलता है कि भारत इस युद्ध को रुकवाने में बहुत सक्रियता से काम कर रहा है। अब सक्रियता से काम क्यों कर रहा है? उसका कारण यह है क्योंकि भारत आज अपनी ऑटोनॉमस डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा प्रभावी बनाना चाहता है। ऐसी प्रभाविता के लिए भारत को कुछ ऐसे संघर्षों की आवश्यकता है जहां पर उसका इमीडिएशन कारगर साबित हो सके। और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत अगर सक्रियता से काम करता है तो भारत का इमीडिएशन प्रभावी हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया पोलराइजेशन में है, भारत अभी उस पोलराइजेशन का पार्ट नहीं है। और एक मजेदार बात मैं आपको प्रमाण दूं, ऐतिहासिक, वो भी बताता है कि जब संघर्ष बहुत तीव्र हो जाता है तो उसका रुख शांति की ओर मुड़ जाता है। बड़े झटकों के बाद ही शांति के गंभीर प्रयास हुए हैं। जैसे आप देखिए कि वर्ष 1962 में जब U-2 के विमान दुर्घटना हुई, अमेरिका का एक जासूसी विमान सोवियत संघ की सीमा के अंदर घुस गया और बदले में सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलों को तैनात करने की रणनीति बनाई। तो वो जो 1962 का फेज था वो एक तरीके से तनाव का सबसे बड़ा फेज था, सबसे घनिष्ठ तनाव वहां पर बढ़ गया था। लेकिन वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति और यूएसएसआर के राष्ट्रपति ने संयम बरता और तनाव को नीचे लाने का प्रयास किया गया। ऐसी सिचुएशन को चिकन गेम थ्योरी कहा जाता है, जब दो महाशक्तियां टकराने वाली होती हैं और उनमें से कोई एक या दोनों संयम बरत लें तो किसी बड़े युद्ध को टाला जा सकता है। और यह एक क्रिटिकल फेज होती है। तो शीत युद्ध के दौरान इस अवस्था को देखा गया है। इसलिए मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि हो सकता है कि जो पीस कीपिंग डायलॉग चल रहा है उसमें और ज्यादा प्रयास किए जाने लगे। कुल मिलाकर के आज की सिचुएशन में हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पुतिन के आवास पर जो भी हमला हुआ है उससे रूस और यूक्रेन की शांति प्रक्रिया अवश्य बाधित होगी, जटिल और नाजुक स्थिति में पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल इसे पहले सिचुएशन पर देखा जा सकता है कि जहां पर कुछ दिनों के लिए शांति वार्ताएं टलेंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद शांति वार्ताओं को पुनः आयोजित किया जा सकता है। हालांकि अब आगे क्या रसिया कदम उठाता है उस पर निर्भर करेगा कि और क्या हो सकता है। क्या यह युद्ध और ज्यादा बढ़ सकता है? क्या यह युद्ध है महायुद्ध में तब्दील हो सकता है? वो सारी बातें अभी थोड़ा दूर हैं। अभी इन जो सिचुएशन पर हमने चर्चा करी, 3 सिचुएशन पर हमने चर्चा करी यहां पर, और इन 3 सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी यहीं तक रहना चाहिए हमें, कि जो पीस एफर्ट चल रहे हैं वहां पर कुछ तात्कालिक प्रभाव पड़ेगा। इसके बजाय हम बहुत ज्यादा सोचें अगर तो यहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा हमें वक्त लगेगा, तब हम सोच पाएंगे कि यह स्थिति पैदा होगी या नहीं होगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच।